हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आइए, आपका स्वागत है अपने चैनल सीके स्टडी 91 पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर क्लास 10th और 12th की तैयारी करवाया जा रहा है 2023 एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को आपको मैंने पिछले वीडियो में करवाए थे। जैसे फिजिक्स को आपको 75 MBBS सब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड कराए थे, उसी तरह से आज हम हिंदी के क्लास 12th का हिंदी का 60 MBBS सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं और एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आप शांतिपूर्वक ध्यान से वीडियो को देखेंगे और आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए कम से कम तो यहाँ से आपको 15 मार्क्स से 20 मार्क्स ज़रूर ही मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम में 8 शॉर्ट क्वेश्चन 16 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 8 को बनाना होता है। तो इससे आपको एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो आप शांतिपूर्वक ध्यान से बैठ जाइए और अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि कवि भगवान कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं। तो कवि भगवान कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं, तो इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका आंसर जो है, कवि सूरदास कवि आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सूरदास भगवान कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं, तो यही आंसर लिखना है। तो कवि सूरदास कहते हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, अर्थात हे ब्रज के राजा का कुमार, भोर हो रही है जागिए, मतलब जग जाइए, सुबह हो रही है। कमल के फूल जो हैं वह खिल उठे हैं, कुमुद के पुष्पों ने अपनी पंखुड़ियां समेट ली है। कुमुद का जो पुष्प है वो उसकी जो पंखुड़ियां हैं, अनेक पंखुड़ियां, वह क्या हो रही है, समेट रही है धीरे धीरे। भौरों लताए में छिप रहे हैं, भौरा जो है वो क्या कर रहे हैं, लता जो है उसमें छिप रहे हैं। मुर्गी और पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है। मुर्गी और जो पक्षियों होती है सुबह होने से पहले वह शोर करती है, तो उसकी कोलाहल सुनाई दे रही है। गाय बोली जा रही है, चंद्रमा, गाय जो होती है वह क्या कर रही है, बोली जा रही है, अर्थात बोल रही है, रंभा रही है। चंद्रमा का प्रकाश छिन्न होते जा रहा है, अर्थात चंद्रमा का प्रकाश नष्ट होते हुए जा रहा है और सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है कि फैल रहा है और चंद्रमा का प्रकाश छिन्न होते जा रहा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को कवि सूरदास जगाने का उपमा देते हैं या प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में, तो आप इस नंबर, आपको यहाँ पर एक लैंडलाइन नंबर दिख रहा होगा, तो इस नंबर पर आप, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप हाय लिख कर भेजिएगा और कहिएगा सर मैं क्लास 12th में हूँ, मुझे इसका PDF लेना है। तो आपको सभी सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल फ्री में यहाँ पर से दे दिया जाएगा। तो आप एक बार मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और PDF वहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की सेशन को दूसरे नंबर क्वेश्चन है, आज की सेशन यदि आप छोड़ रहे हैं तो ज़िंदगी की पहली गलती आप कर चुके होंगे हिंदी में। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन है, तुलसी अपनी बात सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहती है। अर्थात तुलसी जो प्रभु राम से बात करना चाहते हैं वह खुद नहीं कहकर, प्रभु राम से नहीं कहते और कहते हैं कि माता सीता से हम कहवाएंगे। तो क्यों कहते हैं, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता माता से इसलिए कहलवाना चाहते हैं कि सीता राम की पत्नी है। सीता माता जो है प्रभु राम की क्या है, धर्म पत्नी है। कोई भी पुरुष अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता है, कोई भी पुरुष जो होता है अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, उसकी हर बात को मानता है। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को हर बात को मानता है, इसलिए हमारे बात, अर्थात इसलिए हमारे बात, तुलसीदास कहते हैं कि इसलिए हमारे बात माता सीता प्रभु राम को समक्ष रखेगी या कहेगी तो प्रभु राम मान जाएंगे हमारी बात को।
तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ऐसे तो आज का जो सेशन है इसमें से सभी क्वेश्चन 10 बार से अधिक बार पूछा गया है। आप अपना क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देख लीजिए तो आपको सभी क्वेश्चन बार बार मिलेगा, आपको बिहार बोर्ड में पूछा हुआ। तो चलिए देखते हैं बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। तो इसका आंसर नीचे है, तो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बुद्ध ने आयुष्मान आनंद से इष्ट पश्चाताप के साथ कहा था। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, तो बुद्ध ने आनंद से बहुत ही इष्ट पश्चाताप, आयुष्मान आनंद से इष्ट पश्चाताप के साथ कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था। वह कितने सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, तो वह 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था। वह 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, किंतु अब वह 500 वर्ष ही चल पाएगा। अब वह कितना वर्ष चल पाएगा, तो 500 वर्ष ही चल पाएगा। क्यों 500 वर्ष ही चल जाएगा, तो उसका भी रीजन यहाँ पर दिया हुआ था, आप देख लीजिए। क्योंकि मैंने नारियों की भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। कौन दे दिए थे, बुद्ध भगवान ने नारियों की भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिए थे, जिसके कारण 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला क्या धर्म, अब वह 500 वर्ष ही चल पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि बहुत ही पूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगती है। अर्थात कवि तुलसी जी जो हैं उन्होंने माता सीता से क्या सहायता मांगती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तुलसी सीता से बचनों की सहायता मांगती है। अर्थात तुलसी जो कवि हैं उन्होंने सीता माता से बचनों की सहायता मांगते हैं और सीता माता से कहते हैं कि यदि प्रभु राम मेरा नाम नाम और दशा पूछे तो यह बता देना कि मैं दीनहीन निर्बल हूँ। दीनहीन मतलब गरीब और निर्मल हूँ, और प्रभु राम का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। और प्रभु राम का नाम को लेकर मैं अपने पेट को क्या करता हूँ, भरता हूँ। तो यही कवि तुलसी ने माता सीता से क्या की थी, सहायता मांगी थी। किस बारे में, तो क्योंकि तुलसी ने माता सीता को क्या कहे थे कि कुछ प्रभु राम से बात करने के लिए कहे थे, तो उसी बारे में पूछा गया था। तो माता सीता से वचन ले लिए थे कि आप हमारे बारे में नहीं बताइएगा, आप ये सिर्फ बता देना। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या जूठन शीर्षक सार्थक है। तो हाँ, आप क्या लिखिएगा आंसर में, हाँ जूठन शीर्षक सार्थक है। क्योंकि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। तो देखिए आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, जूठन शीर्षक कैसी विधा है, तो आत्मकथा है। जूठन शीर्षक कैसी है, आत्मकथा है। आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन शीर्षक के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये कैसे हैं, तो यह एक आत्मकथा है। तो आप इसे याद रखिएगा। कहता है कि हाँ जूठन शीर्षक सार्थक है, क्योंकि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं वह अपने और बीते हुए जीवन में जो जो कार्य किए थे, चाहे घृणा वाले कार्य, जो अच्छा कार्य है, जो बुरा कार्य है, तो वही सब कार्य अपने बीते हुए जीवन में किए जाने वाले मेहनतानों का याद करते हैं। कुछ रुपये उनको मेहनत दिया जाता था मेहनताने के रूप में, और वो काम करते थे, उस समय का भी बात करते हैं। अभी वह एक अच्छे कवि होने के बावजूद भी, तो इसलिए जूठन शीर्षक क्या है, सार्थक है। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को देख रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। 100% उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको याद नहीं होगा। आप सिर्फ कॉपी में लिख लीजिएगा, और याद करने का क्या तरीका है उस तरीकों को मैंने आपको बता रहा हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको याद होगा, नहीं तो याद आपको नहीं होगा। आप कॉपी में लिख लीजिएगा और रटते रह जाइएगा। इसमें याद करने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। तो समझ सकते हैं तो आप आराम से वहाँ पर लिख सकते हैं, आपको याद भी नहीं रहेगा तब पर भी।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कवि अशोक वाजपेयी का परिचय दे। जो कवि अशोक वाजपेयी जी हैं उनका आपको परिचय देना है। काव्य खंड में आपको एक क्या है, कविता है जिनके लेखक कवि अशोक वाजपेयी हैं। तो अशोक वाजपेयी जी के क्या करना है, परिचय देना है। तो कवि अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी के इतिहास शब्द का दुर्गा नामक स्थान पर हुआ था। तो कवि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कवि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही है। तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को किस स्थान पर तो इतिहास के एक शब्द दुर्गा नामक स्थान पर, क्या हो किस नामक स्थान पर, दुर्गा नामक स्थान पर कवि अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। उनका प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल साभर में हुआ था। उनकी जो हुआ था प्रारंभिक शिक्षा, जिसे प्राथमिक शिक्षा भी कहते हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल साभर में हुआ था। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, अर्थात अनेकों कार्य किए। किस पद पर, तो आपको पूछा जा सकता है कवि अशोक वाजपेयी किस कार्य पर प्रशासनिक सेवा के रूप में रहे, किस अधिकारी के रूप में दायित्व निभाए थे। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में महत्वपूर्ण दायित्व निर्वाह किए थे। तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे कि इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह किया था। इन्होंने कविता तथा अध्ययनों के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। आपको मैंने इतना सटीक और इतना अच्छा आंसर लिखाने का प्रयास किया हूँ कि आपको लगता नहीं है हमें कि कोई अपने आप को बड़ाई तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने अपने आप में बहुत अच्छी तरह से लिखा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए, यदि आप इतना लिख देते हैं तो एग्जामिनर खुशी होकर आपको 2 मार्क्स में 2 मार्क्स देंगे। यदि आपको 1-2 शब्द भी गलत हो जाते हैं तो फिर भी नंबर नहीं काटेंगे, क्योंकि आपकी लिखावट ठीक होनी चाहिए और जो मैंने लिखाया है वह लिखी होनी चाहिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, तुलसी को किस वस्तु का भूख है। तो तुलसी को जन्म से ही श्री राम की भक्ति का भूख है। वह श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे भक्ति रूपी अमृत समान सुंदर भोजन पेट भर कर खिला दीजिए, यानी कि जी भर की अपनी भक्ति प्रदान कर दीजिए, जिससे मेरा ध्यान इधर उधर ना भटके। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक बार तो आपको पढ़ा दिए हैं। तो तुलसी को किस वस्तु की भूख है। तो तुलसी, कवि जो तुलसी जी हैं वो कहते हैं कि हे प्रभु, तुलसी को जन्म से ही क्या है, प्रभु राम की भक्ति की भूख है। वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझ पर इतना अपनी भक्ति प्रदान कर दीजिए कि यदि मेरा मन इधर उधर भटकना भी चाहे तो वह नहीं भटक पाए और मैं आपके भक्ति में क्या रहूँ, लीन रहूँ और इधर-उधर मन मेरा ना भटके। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, उषा कवि में कवि का सुबह का आकाश कैसा दिखता है। उषा कविता जो है, उषा कविता जिनके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं, तो उनमें सुबह का आकाश किस प्रकार से कवि ने दिखाया है और बताया है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो उषा कविता के कवि को आकाश में स्वच्छ, निर्मल, पवित्र व्याप्त दिखाई देती है। आकाश जो कैसा है, स्वच्छ है, साफ सुथरा है, निर्मल है तथा पवित्र है। क्या है, पवित्र दिखाई देता है किसको, कवि को। आकाश में लिपी हुई चौके के समान पवित्र। जैसे कि आपको सुबह में जिस प्रकार से घर में सुबह सुबह चौका लगता है, उस पर क्या करता है, बच्चे को जाने नहीं देता है ताकि उस पर धब्बा उखड़ जाए। तो उसी प्रकार क्या करता है, आकाश में लिपी हुई चौके के समान पवित्र, हल्के लाल केसर संयुक्त सील के समान, हल्के जो लाल केसर सा सील होता है अर्थात पत्थर होता है, उसके समान तथा जल में घुलने वाली गोरी देह के समान क्या दिखाई देता है, आकाश, सुबह का आकाश दिखाई देता है। तो इतने बात को बताए हैं कवि शमशेर बहादुर सिंह। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। आप
यदि याद नहीं हुआ होगा तो 1 से 2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुक्ति बोध की कविताओं का क्या पहचान है? तो मुक्ति बोध की कविताओं यह पहचान है कि उनकी कविताएं गहन विचारशील विशिष्ट काव्य शिल्प होते हैं। मुक्ति बोध की कविताएं मध्यवर्गीय जीवन और बेहतर मानवीय समाज व्यवस्था के आसपास घूमती अर्थात इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो मुक्ति बोध की कविताओं का क्या पहचान है? तो मुक्ति बोध की कविताओं का पहचान यह पहचान है अर्थात आगे बताया गया क्या पहचान है। तो उनकी कविताएं गहन विचारशील, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना, विशिष्ट काव्य शिल्प होती है। गहन विचार शिल्प और विशिष्ट काव्यशील होती है। मुक्ति बोध की कविताएं मध्यवर्गीय जीवन, मुक्ति बोध की जो कविता होती है जो मध्यवर्गीय जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें बेहतर मानवीय जीवन अर्थात अच्छे जीवन जीने की क्या रास्ता है उसे क्या करती है दिखाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं तथा उसी के इर्द गिर्द उनकी समाज की व्यवस्था का निर्माण उसी के आसपास घूमती है या इर्द गिर्द घूमती है। तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग 10 से बार यदि अधिक बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री का खिलौना क्या है तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। जिस प्रकार एक बच्चे को अपना खिलौना अत्यंत प्रिय लगता है, जिस प्रकार एक बच्चे को अपना खिलौना अत्यंत प्रिय लगता है, वह हर समय अपने खिलौने के साथ लेकर घूमता है। उसे टूट जाने पर या खो जाने पर वह बहुत दुखी होता है। देखिए एक बच्चा क्या होता है, कवि का खिलौना उसका बेटा है। कवित्री जो है उसका खिलौना क्या है? उनका बेटा है। जिस प्रकार एक बच्चा मानिए आपके घर में होगा, वह खिलौना से खेलता, उसे बहुत अत्यंत प्रिय लगता है खिलौना। यदि उसका खिलौना टूट जाता है, यदि कहीं खो जाता है तो वह बच्चा उतना ही दुखी होता है जितना कि एक बच्चे को अपनी माँ से बिछुड़ता है तब दुखी होता है। तो एक माँ के लिए उसकी संतान अत्यंत प्रिय है, उसे बिहार जाने पर वह बहुत दुखी होता है। खो जाने या मर जाने तो उसे कहते हैं बिहार जाने। तो उसी तरह एक माँ को एक बच्चे से अलग होना और उसके बच्चे बिहार जाते हैं और उन्हें बच्चे उनके सामने नहीं दिखते हैं तो उसी प्रकार से क्या होते हैं, उसी प्रकार से समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। उम्मीद करता है क्वेश्चन नंबर 10 आप बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, उषा का जादू कैसा है? तो सूर्योदय से पूर्व की लालिमा और आकाश की नीलिमा दोनों एक साथ मिल गए हैं तो उषा का सौंदर्य इतना बढ़ गया है कि उसे देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। यह उषा की जादू ही तो है, क्योंकि उसे जो देखता है वह मोहित हो जाता है और उसे देखते ही रह जाता है। तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं कि आप किस तरह से याद रखेंगे। तो उषा का जादू कैसा है? तो सूर्योदय से पूर्व अर्थात सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले आकाश की नीलिमा, आकाश में जो नीलापन होता है, आकाश की नीलिमा, आकाश की लालिमा और आकाश की नीलिमा ये दोनों एक साथ जब मिल जाते हैं तो आकाश की सौंदर्य इतना बढ़ा देते हैं। दोनों मिलकर आकाश की लालिमा और नीलिमा दोनों मिलकर उषा का सौंदर्य इतना बढ़ा देते हैं कि उसे देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। यह उषा का जादू ही तो है, क्योंकि उन्हें आकाश की लालिमा और नीलिमा मिलकर इतना आकर्षक बना देती है उषा को कि उसे जो देखता है वह देखते ही रह जाता है। यह उनका जादू ही तो है, क्योंकि उसे जो देखता है वह उस पर मोहित हो जाता है। मोहित हो जाता है तब तो ही किसी को कोई देखता है। तो आप समझ सकते हैं कि मोहित होना क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गांधी जी ने गांव के शिक्षा के मात्र आर्थिक समस्याओं को सुधारने का काम नहीं चलेगा। महात्मा गांधी सोचे थे यदि हम गांव के लिए मात्र आर्थिक समस्या सुधारने से यह काम चलने वाले नहीं हैं, बल्कि इसे शिक्षा व्यवस्था पर भी कुछ ध्यान देना चाहिए हमें। तो इसके लिए चंपारण में 3 जगहों पर आश्रम विद्यालय की स्थापना की।
आश्रम विद्यालय की स्थापना की थी, जो कि 3 जगह पर कहाँ-कहाँ है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जो कि बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा, इन तीनों विद्यालय के स्थापना करवाए थे। कौन करवाए थे? तो महात्मा गांधी, चंपारण की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बरहरवा में कौन टीचर थे, मधुबन में कौन टीचर थे और भितिहरवा में कौन टीचर थे, जो कि बच्चे को आश्रम व्यवस्था में पढ़ाते थे और इनके 3 मित्र ही थे। तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी एक पक्षी का नाम है। चातकी पहले आप तो समझिए क्या है। चातकी एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है। स्वाति एक नक्षत्र होती है, तो आप जानते होंगे, कहता हथियार नक्षत्र आया, कन्या नक्षत्र आया, तो उसी तरह स्वाति नक्षत्र है। तो पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है। चातकी केवल स्वाति का जल ग्रहण करती है। चातकी जो पक्षी है वह सिर्फ स्वाति के जल को ही ग्रहण करती है अर्थात पीती है। वह सालों भर स्वाति की बूंद के लिए प्रतीक्षा करती है अर्थात तरसती रहती है। जब स्वाति का बूंद आकाश से गिरता है तभी वह जल ग्रहण करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहता है प्यार का इशारा और क्रोध के दुधारा से क्या तात्पर्य है? तो कभी कहते हैं प्यार का इशारा और क्रोध की दुधारा से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर नीचे है, तो आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसका आंसर आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो इसका आंसर है प्यार का इशारा और क्रोध की दुधारा से कवि का तात्पर्य है कि चाहे वह जनता जिन देशों में निवास करती हो, चाहे वह जनता जो हो जिन देशों में निवास करती हो, उनके प्यार का इशारा यानी मानवतावादी दृष्टिकोण एक होता है। चाहे जनता किसी देश में निवास कर रहे हो, उनका जो प्यार का इशारा होता है किसी के प्रति या मानवतावादी दृष्टिकोण, वह सभी को एक जैसा एक ही होता है। उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है कि ठीक उसी प्रकार जब शोषक वर्ग के खिलाफ क्रोध की धारा उबल पड़ती है तो वो दो नहीं बल्कि एक नज़र आते हैं। जब यदि आप किसी शोषक वर्ग के तरफ खिलाफ आप कुछ आवाज़ उठाते हैं तो वो दो नहीं बल्कि एक हो जाते हैं और आपको क्या होना पड़ता है? दबना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ में आया होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की सेशन इतना महत्वपूर्ण है कि एक ही वीडियो में आपको 16 में 16 मार्क्स मिल रहा है। तो आप इस वीडियो को यदि छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर चुके होंगे एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरचरना कौन है? तो हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। हरचरना क्या है? हरचरना अधिनायक शीर्षक में क्या कर रहा है? एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व निभा रहा अर्थात कर रहा है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। हरचरना क्या है? स्कूल जा रहा है और बदहाल और गरीब, बदहाल मतलब बद से भी बदतर तथा गरीब लड़का है, जो राष्ट्रीय त्यौहार के दिन अर्थात राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त या 26 जनवरी इसी दिन झंडा फहराए जाने की खुशी में, झंडा जो फहराया जा रहा था राष्ट्रीय त्यौहार के दिन, तो उसी की खुशी में राष्ट्रगान को क्या करता है? दोहराता अर्थात 2 बार गाते हैं। तो उम्मीद करता है क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखने का प्रयास करते हैं। कहता है अधिनायक कौन है? अधिनायक का क्या अर्थ होता है? तो भारत की लोकतंत्र, आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन अधिनायक क्या है, या आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है अधिनायक का क्या अर्थ होता है, तो इसका आंसर एक ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्हें याद रहता है अधिनायक कौन है और किताब में भी यही दिया हुआ है क्वेश्चन, और वहाँ पर पूछ लिया जाता है अधिनायक का क्या अर्थ होता है। तो मतलब क्वेश्चन एक ही है, आपको सिर्फ पूछने का तरीका अलग कर दिया है, तो आप इसमें घबराइएगा नहीं। तो इसका आंसर एक ही होगा। तो देखते हैं अधिनायक कौन है। तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिनायक सत्ताधारी वर्ग का प्रतीक है। भारत की लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें अधिनायक क्या है?
सत्ताधारी वर्ग का प्रतीक, अर्थात राजा या सत्ताधारी, सत्ता कौन करता है, जिसमें राजा होता है तो वहाँ पर उनका सत्ता चलता है। तो वह सत्ताधारी वर्ग ठाठ बाट के साथ रहते हैं। सत्ताधारी वर्ग अर्थात राजा जो लोग होते हैं वह क्या रहते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठाठ बाट से रहते हैं, उनके प्रति कोई आवाज़ नहीं उठाता है, जल्दी उठाना भी नहीं चाहता है। वह भड़कीले खुद्दर कपड़े पहनता है, वह भड़कीले खुद्दर कपड़े अर्थात कुर्ता धोती हैन टेन जो होता है, बहुत बढ़िया कपड़े पहनते हैं। सबसे रौब दाब ऐंठता है तथा सबसे वह अच्छी तरह से बात भी नहीं करता है तथा जिससे जो मन होता है करवाना वह करवाता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया है तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आपसे सिर्फ मैं एक लाइक मांग रहा हूँ। यदि आप न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और इसे टाइपिंग करने में, और आपसे मैं सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक मांगता हूं। तो आपको इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं, तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो यदि आप जिस सब्जेक्ट का पाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने प्यारे हाथों से एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर हमें इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, तो हमारे लिए इस सब्जेक्ट का वीडियो बना दीजिए जिससे मैं फर्स्ट कर सकूं। तो इसमें से आपको यदि इतना पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत से बहुत 80% से भी अधिक मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है। चलिए आज सेशन को स्टार्ट करते हैं फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, अगर हमें वाक शक्ति न होता तो क्या होता। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक के बहुत बार पूछे गए हैं। अगर हमें वाक शक्ति न होता तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति न हो तो यह समझ सृष्टि क्या होगी, गूंगी प्रतीत होगी। यदि हमें बोलने चालने की शक्ति नहीं होगी तो समझ सृष्टि क्या होगी, गूंगी प्रतीत होगी। क्या होगी, गूंगी प्रतीत। सभी लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, किसी को कोई मतलब नहीं, वो आदमी वहाँ बैठा है तो वहीं बैठा रहेगा। किसी को क्योंकि बातचीत ही नहीं होगा तो कहाँ किसको जाना है नहीं जाना है, क्या करना है, किसी को कुछ नहीं पता। तो हम जो बोलकर एक सुख दुख का अनुभव करते हैं, यदि हमें वाक शक्ति है तो हम एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं और उनको पूछते हैं कि आपको क्या दुख है, क्या अच्छा है, क्या समाचार है। तो वो सुख दुख की जो बातें करते हैं, यदि वाक शक्ति ना होता तो वो सभी सुख दुख की बातें नहीं कर पाते और उनकी सुख दुख में हम हाथ भी नहीं बढ़ा सकते थे। क्या करेंगे, उसकी सुख दुख, यदि किसी आदमी को दुखी में रहता है तो उन्हें सहारा दिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे कीजिए तो ऐसे होगा। जैसे कि आपका एग्जाम ही है तो आप मान लीजिए आप यदि सीनियर के पास जाइएगा, हमें बताइए आप कैसे तैयारी किए हैं, तो आपका वो दुख हुआ और वो क्या हुआ, सुखी। उस समय आपको सहारा दे रहा है कि आप किस तरह से तैयारी कीजिए कि आपको अच्छा नंबर लाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं 60 क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं, तो आप वीडियो से हटिएगा नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मालती के घर का वातावरण कैसा था। तो मालती के घर का वातावरण कुछ इस प्रकार था जैसे कि वहाँ कोई छाया मंडरा रही है। मालती के घर का वातावरण कुछ इस प्रकार था जैसे कि वहाँ कोई छाया मंडरा रहा हो, या उदास मन, थका थका सा तन, जिस पर खुशी का एक भी किरण नहीं दिख रहा था। मालती का घर पर लगता था कोई छाया मंडरा रहा है, जिस पर वहाँ कोई छाया मंडरा रही है। उनका मन, मालती का जो मन था वह बहुत उदास था। लग रहा था कि बहुत दिनों से वह काम करके थक चुका है, उस तरह सा उसका तन दिख रहा है। जिस प्रकार खुशी का तो जो किरण होता है उनके शरीर पर थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा होता है। मालती के घर इतना प्रिय और विशेष अतिथि को आने पर भी उनका मन खिला नहीं बल्कि बुझा ही रहा। उनके घर उतना प्रिय अतिथि आने के बाद वह एक बार भी नहीं हंसी और उनका मन कभी नहीं क्या हुआ, खुश दिखा। तो इस प्रकार से समझा गया कि मालती के घर पर कैसी वातावरण थी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 80 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। प्रातः काल का नाम कैसा था। तो प्रातः काल का नभ यहाँ पर होगा, क्या होगा, प्रातः काल का नभ। आप यहाँ पर नभ कर लीजिएगा, नभ कैसा था। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, तो PDF में मैं आपको सुधार कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो प्रातः काल का नभ कैसा था। तो प्रातः काल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ, नीले राख
तो आप नीले राख समझ सकते हैं। नीला आकाश का जो कलर होता है उसके उसी के समान, राख के समान स्वच्छ था। उनकी नीलिमा के बीच आने वाली उजले हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। प्रातः काल का उस बेला को आकाश की नील राख समान लगता है, नीला राख के समान लगता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, डायरी को लिखा जाना क्यों मुश्किल है? तो लेखक मलियज के अनुसार डायरी को लिखा जाना क्या है, बहुत ही कठिन है या मुश्किल है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे मुश्किल है और कठिन है। तो डायरी में प्रतिदिन घटना एवं अनुभव का वर्णन होता है। डायरी लोग प्रतिदिन का लिखा जाता है, तो प्रतिदिन में आप सुबह से शाम तक क्या किए हैं तो उनके बारे में लिखा जाता है। तो प्रतिदिन की घटनाओं का अनुभव का वर्णन होता है। लेखक मलियज के अनुसार डायरी को लिखा जाना कठिन काज है। लेखक जो डायरी चैप्टर के लेखक मलियज हैं, इनके अनुसार डायरी का लिखा जाना कठिन काज है। तो या वही व्यक्ति लिख सकता है, डायरी वही व्यक्ति लिख सकता है जिसके जीवन नियमित संयमित है, अर्थात जिसके जीवन क्या है, नियमित है। एक अच्छी तरह से सुबह से शाम तक क्या कार्य होता है उसी व्यक्ति ने डायरी लिख सकता है। लापरवाह दिशाहीन व्यक्ति डायरी नहीं लिख सकता, क्योंकि लापरवाह व्यक्ति आज क्या किया, कल क्या करेगा, अभी क्या करना चाहिए, क्या कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति डायरी को नहीं लिख सकते। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुत्र को छावना कहने में क्या भाव छिपा है, उद्घाटित करें। तो वैसे तो हिरन आदि जानवर के बच्चों को छावना कहा जाता है। यह बच्चे इन जानवरों की अपनी जान से भी अधिक प्रिय होता है। जहाँ छावना शब्द का प्रयोग प्यार अपनापन का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। जहाँ छावना शब्द का क्या कहता है, प्रयोग प्यार तथा अपनापन का अनुभव या अपनापन का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं और आपको समझाता हूँ कि पुत्र को छावना कहने में क्या भाव छिपा हुआ है। तो वैसे तो हिरन आदि जानवर के बच्चे को छावना कहा जाता है। जो क्यूट से बच्चे होते हैं ना, हिरन आदि जानवर के बच्चे, उसे छावना कहा जाता है। यह बच्चे जानवर को अपने जान से भी ज़्यादा प्रिय होता है। किसी भी माँ या पिता के लिए अपने बच्चे बहुत ही प्रिय होते हैं। यदि वह किसी प्रकार से यदि गिर जाते हैं तो उसकी माँ सोचती है कि किस तरह से हम अपने बच्चे को चलना सिखाएं कि वह नहीं गिरे। तो उनकी अपने बच्चे से बहुत अधिक प्रिय होते हैं। जहाँ छावना शब्द का प्रयोग प्यार, यहाँ पर छावना शब्द का प्यार अपनापन भाव प्रकट करने के लिए किया गया है। तो पुत्र को छावना कहने में कवित्री का यही राय था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 आपको समझ में आया होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए? विद्यार्थी को जो राजनीति में भाग लेना चाहिए क्यों? विद्यार्थी को राजनीति में जो भाग लेते हैं तो क्यों लेना चाहिए, इसकी क्या कारण है, रीजन है, तो उसे देखते हैं। विद्यार्थी को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें ही कल अर्थात आने वाले समय में देश की बागडोर को अपने हाथों में लेनी है। आज वो विद्यार्थी हैं, आप लोग विद्यार्थी हैं और सभी स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, तो उनको राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं, तो या लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो क्योंकि उन्होंने ही कल देश की बागडोर को अपने हाथों में लेनी है। अगर वह आज से ही राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो वह आने वाले समय में जो देश की स्थिति कैसी है और उसे किस प्रकार से चलाया जाए, तो इसके बारे में आपको अनुभव नहीं रहेगा। तो आप देश को सुरक्षित भली भांति नहीं संभाल पाएंगे, जिससे देश का विकास नहीं होगा। तो देश क्या चल जाएगा, अविकसित बन जाएगा। तो देश का विकास नहीं होगा तो किसी दूसरे देश का गुलाम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, तिरिच किसका प्रतीक है? तो पीड़ित छिपकली, जो यहाँ पर पीड़ित नहीं, यहाँ तिरिच होगा, यहाँ पर तिरिच होगा। तिरिच छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है। क्या है, यहाँ पर आप लिजार्ड कर लीजिएगा, तो यहाँ पर मिस्टेक से जाट सिर्फ लिखा गया। तिरिच छिपकली प्रजाति का एक लिजार्ड है जिसे विष खापर भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, विष खापर भी कहा जाता है।
थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण आपको स्लाइड नहीं दिख रहा होगा, और आप दिख रहा होगा तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर को देखते हैं। तो कहता है तिरिच किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर आप तिरिच कर लीजिएगा। तिरिच छिपकली प्रजाति का लिजार्ड है, जहरीला लिजार्ड है जिसे विषखापर भी कहा जाता है। कहानी में टीचर प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। तो उम्मीद करता है क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं।